So good afternoon all of you. I hope that all my dear children are very satisfied with chemistry because many of you told me, कुछ लोग WhatsApp भी कर रहे हैं, कुछ डाउट्स भी पूछते हैं और मतलब मैंने अभी तक जितने भी बच्चों से इंटरेक्शन करा सबका यही कहना है कि मैडम केमिस्ट्री में तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आई होप कि सारा बैच मतलब इस चीज़ को समझ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है उसको, क्योंकि जब आपको जो चीज़ अच्छी लगती है बेटा ना, वो काम करने का मन होता है इंसान का। मैं पक्का बोल रही हूँ। जैसे अगर तुम्हें सपोज़ किसी बच्चे को क्रिकेट का शौक़ है ना, वो स्कूल में क्रिकेट टीम में है या फुटबॉल टीम में है, तो मतलब उसका वो पैशन है, वो पढ़ाई भी कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। अगर उसका जैसे परमिशन मिल गई पेरेंट्स से कि तुम अगर खेलोगे मतलब फुटबॉल खेलोगे लेकिन तुम्हें 3 घंटे पढ़ना है घर में, तो वो बच्चा, मैं बोल रही हूँ ना, 3 घंटे वो सुबह ही पढ़ के बैठ जाएगा ताकि उसको फुटबॉल खेलने को मिल जाए। तो मतलब मेरा कहना क्या है बेटा, जिस चीज़ का आपका मन होता है ना, उस चीज़ में आपको अच्छा लगता है। अब जैसे मैं ये बात क्यों कर रही हूँ आपसे, क्योंकि 10th में मैं ये बात नहीं कर सकती, ये तो आपने अपने आप सिलेक्ट किए हैं ना। आपने PCM या PCB, मैं तो खैर ग्रीन जोन में हूँ कि केमिस्ट्री दोनों ही बच्चे पढ़ते हैं, PCM हो या PCB, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे ने अपने आप सेलेक्ट करा है तो यकीनन उसको सब्जेक्ट अच्छे लगना चाहिए। अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे नहीं लग रहा है, आपने सेलेक्ट किया है और आपको नहीं लग रहा, तो मतलब फिर आप उसमें क्या मतलब यू कांट गो फर्दर इन दैट ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में बहुत रखोगे और मतलब जब आप साथ चलोगे ना तो आपको मतलब बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली दिए जा रहे हैं। जैसे अब रजिस्टर्ड बच्चों के लिए लगातार टेस्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप प्रैक्टिस पेपर होंगे, तो उसमें अगर आप मतलब साथ हमारा नहीं दे रहा हो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं हो सकता है कि आपको 100 क्वेश्चन दे दूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, तो यकीनन मैं 100 से ज़्यादा ही करवाऊंगी। मतलब मैं क्लासरूम में और जो प्रैक्टिस पेपर दूंगी वो हो सकता है कि एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन, 200 से भी ज़्यादा, 200 कुछ नहीं है, 200 से भी ज़्यादा। लेकिन आप अगर उसको कर ही नहीं रहे हो मेरे साथ तो कोई मतलब ही नहीं हो ना। फिर आपको मैं कुछ भी दे रही हूँ, आपको आ ही नहीं रहा है, आप सिर्फ मेरी क्लास खाली पढ़ रहे हो, सुन लिया आपने, जाकर उसको रिवाइज भी नहीं कर रहा हो, तो मैं पक्का बता दूंगी 1 महीने के बाद आप पीछे हो जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे सबसे। तो प्लीज़ रिमेंबर, अपन ने अगर साइंस लिया है और साइंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उतनी ही अच्छी करना पड़ती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो ये मैं सोच के चल रही हूँ कि मेरे सामने जो भी है वो बहुत सिंसियर है और उसने पूरा सोच समझ के ये काम करा है कि हाँ भाई मैंने ये ब्रांच ली है तो आई हैव टू डू इन दैट टिल द एंड ऑफ माई जर्नी। अंडरस्टूड माई डियर? So with this special, we can say, thought or value, we can start our class today, keeping in our mind that all the topics which we have covered before, no need to revise them, only that I have the habit to give the heading only, because always new children are there, so they will be able to see the videos also. Dalton's atomic theory, correct? Discovery of electron, charge by mass ratio of electron, 3rd video. 4th video, discovery of proton and neutron. 5th video, Thomson model of an atom. 6th video, Rutherford model and radioactivity in X-rays. And today the 7th lecture is very interesting one, because आपने इसमें का सब कुछ पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, थोड़ा आगे मॉडिफाइड हो रहा है बस, ठीक है। सो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और मॉडल के बाद अब देखो आप बोर्ड पे क्या लिखा है, अपन ने क्या लिखा है बोर्ड पे, एटॉमिक नंबर। तो चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बट आप अपनी कॉपी में लिखोगे एटॉमिक नंबर, सब लोग अपनी कॉपी में एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे Z, इतना लिख के छोड़ देंगे, एटॉमिक नंबर, एंड इन ब्रैकेट यू विल बी राइटिंग Z। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, एटॉमिक नंबर होता क्या है? सबको पता है कि एटॉमिक नंबर, ये सब मतलब 9 से पता है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपन अभी मालूम कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके जो नंबर होते हैं, कितने हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, वो हमें देते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन क्योंकि एटम हमारा न्यूट्रल है तो जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो प्रोटॉन्स जितने भी होते हैं हमेशा उतने ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप देखो मैंने क्या डेफिनेशन डाली है, एक में लिखो, नहीं सुन लो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इक्वल टू एटॉमिक नंबर। लिख लें आप ये डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा खोल के,
सब लोग एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल Z है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस equal to atomic number. Okay my dear, so this definition I think all the children which are sitting in the class they know about it. And now I will give you the examples. We have 100,000 million examples. We can take any one example to support our definition. So you can write, for example, in magnesium, Mg, I think all of you know the atomic number of magnesium is 12. So in magnesium, number of proton equal to 12. So its atomic number is 12. So in magnesium, number of protons equal to 12, hence its atomic number is 12. I hope it's clear all of you. So this is one example. Now whatever I have explained to you वही बता रही हूँ. To maintain the electrical neutrality, कि भाई एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करना है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फ्रॉम न्यू लाइन यू हैव टू राइट डाउन दिस. To maintain the electrical neutrality in an atom, एटम में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कीप इट इन अ बॉक्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स equal to number of protons, and please keep it in a box. So this thing I know 101% you know all this, but sometimes few children they have the habit to like complain कि अरे यार अभी तक तो केमिस्ट्री में सिर्फ 9th की पढ़ा रहे हैं मैडम, थॉमसन मॉडल के पीछे पड़ गए, एटॉमिक नंबर के पीछे पड़ गए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे पड़ गए. मैं तुम्हें बता दूं ऐसे ही बेसिक प्रिंसिपल छूट रहे हैं आजकल बच्चे के, और बच्चे का एक एक क्वेश्चन जो है ना, ऑब्जेक्टिव इतना कीमती है बेटा, सब्जेक्टिव तो खैर है ही, बट ऑब्जेक्टिव भी इतना कीमती है कि उससे सिलेक्शन रुक जाता है. तुम सब जानते हो कि एनटीए पेपर बना रहा है अब, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एनसीईआरटी की फुल स्टॉप को भी ना घसीट रहा है ऐसा. इसलिए एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी. मैं तुम्हें उठा के हाई लेवल का पढ़ा दूँ, मैं बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट हो गया, बच्चे ने कहा अरे वाह यार अमीना मैडम, मतलब हाई लेवल के पढ़ाने से बताएं क्या एक इमेज बनता है फर्स्ट वीक में कि अरे ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनको तो पता नहीं क्या आता है, ये तो आईआईटी वाले लोग हैं. ऐसा बिल्कुल है. मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती बेटा, मैं किसी को भी ना कभी बेवकूफ़ नहीं बनाती. उसका रीज़न ये है कि बाद में जाके बच्चा 2 साल बाद जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो वो जाके उसी टीचर के लिए 10 जगह बुराई भी करता है. तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करती, ना मैं ऐसे वादे करती, झूठे वादे कि ये हो जाएगा. मैंने अभी तुमसे कहा कुछ भी नहीं होएगा, मैं आपको हर चीज़ दूंगी. अगर आपने मेरी बात सुनी और अवेल करी हर चीज़ जो मैंने दी है और उसके ऊपर काम करा, जब आपका कुछ बहुत अच्छा होगा, वरना नहीं होगा. आप बैठे रहेंगे ऐसे और हो जाएगा तो कभी भी नहीं होएगा. और ऐसा ही हर जगह इंडिया में हो रहा है. हर बड़े से बड़ा जो आप टैग समझ रहे हैं उसमें अगर 200 बच्चा है तो होता सिलेक्शन सिर्फ 5 का है बेटा. पब्लिसिटी उन 5 की वजह से जाके दूसरे साल फिर 200 बेवकूफ़ बनते हैं, होता सिर्फ 5 का है. मैं तुम्हें सही बात बता रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो. मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहूँगी कि आपसे झूठी बात बोल के आपके एडमिशन करवा लूँ और फिर आप बाद में हमेशा अफसोस करो कि हमने ये बेवकूफ़ी करी. तो ये बात समझ लो कि पुराना ज़माना नहीं है, एनटीए का ज़माना है, जिसमें 1919 मतलब 2019 से पेपर बना रहा है वो, और 2 साल से देख रहे हैं कि पेपर जो बन रहा है वो एनसीईआरटी को लेकर चल रहा है. इसलिए बोर होने की ज़रूरत नहीं किसी भी बच्चे को कि नहीं यार ये तो हमें आता था. कि जो 30 साल से पढ़ा रहा है वो कुछ सोच समझ के ही पढ़ा रहा है. आपको समझ आई? 7th लेक्चर है अभी तक, मैं खुद कह रही हूँ, सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है. 8th लेक्चर आएगा जब जाके अपन आगे बढ़ना है नए टॉपिक्स में. सो आई होप कि आपने इतनी बात समझ गए होंगे मेरी. अब ये जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले समझ लो इसको, अभी लिखना नहीं. एज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स. सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो न्यूक्लियस की जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से. लेकिन जो एटम का मास है वो प्रोटॉन की वजह से खाली नहीं है बिल्कुल. प्रोटॉन का मास तो बहुत कम है, तुम्हें जानते हो प्रोटॉन का मास पढ़ाया है मैंने 1.67. खाली प्रोटॉन से नहीं है, बल्कि मास किसकी वजह से है? न्यूट्रॉन की वजह से भी है. तो ये लाइन बहुत कीमती लाइन है, इससे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं. आप लिखो मेरे साथ स्टार यानी एनीथिंग इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन. एज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस
as the positive charge of the nucleus is due to protons, as the positive charge of the nucleus is due to protons, the charge पे अंडरलाइन कर लो और प्रोटॉन्स पे भी कर सकते हो. The mass of the nucleus, the mass of the nucleus is due to protons and neutrons. So again I'll repeat the line. As the positive charge of the nucleus is due to protons, as the positive charge of the nucleus is due to protons, the mass of the atom, the mass of the nucleus भी कह सकते हो या जनरली एटम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास कुछ होते नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो द मास ऑफ द न्यूक्लियस ब्रैकेट में एटम भी लिख सकते हो, इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये पूरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज ओनली ड्यू टू प्रोटॉन्स, करेक्ट स्टेटमेंट. पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू न्यूट्रॉन, रॉन्ग स्टेटमेंट. मास इज ड्यू टू प्रोटॉन, रॉन्ग स्टेटमेंट. मास इज ड्यू टू न्यूट्रॉन, रॉन्ग स्टेटमेंट. मास इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, करेक्ट स्टेटमेंट. एंड आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट कि 10th क्लास में भी असर्शन रीजन आया था और 11th में भी आएगा फाइनल एग्जाम में जो स्कूल में होंगे, और 12th बोर्ड में भी असर्शन रीजन आएगा. बल्कि ये न्यू जो बोर्ड ने बोला है इस साल 12th बोर्ड एग्जाम के लिए कि 30% पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा. तो जो बच्चा ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहा है वो खाली नीट और IIT की नहीं कर रहा, वो अपने बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है. क्योंकि 30% अगर आपका ऑब्जेक्टिव है और आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं आता है तो आप अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते. समझ आ रही है? बीच बीच में जो बोल रही हूँ सबको दिमाग में रखो कि कहाँ कहाँ असर्शन रीजन आ सकता है, कहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कहाँ वन वर्ड आंसर बन सकता है. ठीक है बेटा, सो ये पूरा हो गया. अब आप साइड हेडिंग डालेंगे आप सब न्यूक्लियॉन्स, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स. ये वन वर्ड में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे वन वर्ड आंसर इस साल आए थे 12th बोर्ड में, 11th में भी आएंगे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नॉन एज. अब बस जगह नहीं छोड़ी, क्वेश्चन मार्क. अब बच्चे को दिमाग लगाना है. तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे. ऑल ऑफ यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. हरिया मेरे प्यारे बच्चे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली मतलब दोनों को मिला के, आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स. I hope it is clear for all of you. Correct? Now listen to me. In between, I want to tell you one thing. Few children having the dilemma for physics and maths कि मैडम नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. बेटा आप बड़े हो गए हो, मतलब जरूरी नहीं है कि हर टीचर एक जैसा हो. क्या ऑल दी फिंगर्स आर इक्वल? सारे टीचर आपके जो क्लासेस हैं, फैकल्टी, ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स आर सुपर. लेकिन हर चीज़ पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है मेरे बच्चों. जैसे केमिस्ट्री में मेरा है मेथड भाई कि मैं धीरे पढ़ा रही हूँ, थोड़ा मैं लिखवा देती हूँ, मैं डिक्टेट करवा देती हूँ. अगर फिजिक्स में या मैथ्स में थोड़ा तेज भी चल रहा है, वीडियो को रिविजिट कर लो, वरना नोट्स आपके जब रजिस्टर हो जाओगे तो उसमें कुछ जो टीचर चाहेगा तो डाल भी देगा, वरना मतलब डायरेक्ट कर लो. तेज से लिखना सीखो, थोड़ा बड़े हो गए हो अब तुम. यू आर नॉट इन 9th और मिडिल क्लासेस कि टीचर आपको डिक्टेट करवा रहा है, आपकी कॉपी चेक कर रहा है बैठे हो कि इस बच्चे ने करा कि नहीं करा. थोड़े बड़े हो गए हो, उस तरह से बिहेव करना है हमें सबको. टीचर आपके पास दिमाग वाले टीचर हैं. बोथ माई फिजिक्स फैकल्टी मेंबर्स आर सुपर बेटा. यू आर लकी टू हैव द फिजिक्स विद देम. ऐसी मैथ्स फैकल्टी, अब केमिस्ट्री की मैं तारीफ नहीं कर सकती भाई, खुद अपनी तारीफ तो करना मतलब बहुत ही गलत बात है. आपको नहीं आया, अच्छी लगे तो मुझसे खुद बोल देना भाई व्हाट्सएप पे, बगैर नाम डाले किसी और का व्हाट्सएप यूज़ करके, और कह देना कि भाई केमिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा. लेकिन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बहुत बहुत लोगों को बताओ, क्योंकि जो एजुकेशन स्प्रेड करता है बेटा उसे ही एजुकेशन मिलती है. मैं पहले दिन से तुमसे बोल रही हूँ ये बात. So I hope it's clear. Nucleons are clear. Atomic number is clear. Charge of nucleus is due to proton. Mass is due to proton and neutron. Understood? अब next heading डलेगी. नहीं, next heading से पहले एक चीज, यहाँ जो ग्रीन पेन से लिखा है हमने, आपको अगर दिख रहा है ग्रीन पेन, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रही हूँ. देखो मैंने स्टार क्या लगाया है,
total number of nucleons. What are nucleons? Proton and neutron. Correct? All of us know it. इनका जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं इन्हें कहते हैं एक और नाम से मास नंबर. जैसे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स. सो प्लीज राइट इन 1 स्टार टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू मास नंबर, और ब्रैकेट में बेटा कैपिटल ए. यू शुड नो द सिंबल्स, क्योंकि कभी कभी सिंबल से चीज आती है. जैसे एटॉमिक नंबर का सिंबल Z, मास नंबर का सिंबल A. सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू मास नंबर इन ब्रैकेट कैपिटल A. आई होप इट इज क्लियर टू माय डियर चिल्ड्रन. नाउ मास नंबर जो A होता है इक्वल टू क्या होता है? वो न्यूक्लियॉन होते हैं. तो मास नंबर A जो है वो इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी N. सो वी विल राइट मास नंबर A ब्रैकेट में A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ब्रैकेट में Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ब्रैकेट में N. न्यूट्रॉन्स को N कहते हैं. मैंने यहाँ दोनों जगह N लिखा है, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी N. सो जल्दी से ये पूरा कर लो और इसको बॉक्स में भर लो. हरी अप, डू इट फास्ट एंड कीप इट इन अ बॉक्स. After this, we have finished all this. Now in the next side heading in the copy, you please all of you start writing isobar. ISOBARS. ISOBARS. It is given by the name isobar. Put your pen for a minute. I will explain to you the meaning. Then we will write together. ISOBARS is isobar. देखो ध्यान से सुनना. आइसोबार होते क्या हैं? अलग अलग एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन मास नंबर इनका सेम होता है. क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग होता है, यकीनन ये डिफरेंट एलिमेंट्स के ही एटम्स होंगे. समझ आ गई? तो अगेन आई विल से डोंट राइट, देन आई विल गिव यू द आई विल गिव यू टाइम टू राइट. तो व्हाट आर आइसोबार्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट व्हाट एलिमेंट्स हैविंग व्हाट सेम एटॉमिक different atomic number but same mass number. I hope it is clear to all my dear children. So please write the definition now. All of you together inverted comma start open the inverted comma and write atoms of different elements. Atoms of different elements having same mass number. Underline mass number and same. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, अंडरलाइन सेम मास नंबर, और डिफरेंट एलिमेंट्स पे भी अंडरलाइन करो, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. अगेन आई रिपीट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ओके अब देखो एक बात ध्यान रखना, मैं बीच बीच में जो बात बोलती हूँ ना बेटा वो डायमंड की होगी, क्योंकि हमेशा अपन टीचर ना हो सकता है आज एक बात बोले कल मैं भूल जाऊँ वो बात बोलना. याद रखो, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी स्कूल के टीचर ने क्वेश्चन दिया डिफाइन आइसोबार्स. बच्चा एग्जाम में आइसोबार की डेफिनेशन लिख के आ गया और उसको पता चला हाफ मार्क मिला. वो लड़ रहा है टीचर से भी और घर वालों से भी कि नहीं हमारा टीचर गलत चेक करता है, हमें नंबर जानबूझ के हमारे काटता है. बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई भी टीचर हो ही नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में कि किसी बच्चे के नंबर बिला वजह काटे या उससे दुश्मनी ले. ये मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ. दुनिया का कोई भी टीचर ना किसी बच्चे से दुश्मनी कर ही नहीं सकता. ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता. मैं तुम्हें पक्का बोल रही हूँ ये बात, इसलिए ये बात ध्यान रखना. बताएं कहाँ नंबर कट रहे हैं. एग्जाम्पल, तुम हैरत करोगे, एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में, लेकिन एग्जाम्पल अंडरस्टूड है कि एग्जाम्पल देना है. इसीलिए अमीना मैडम के बच्चों के 100 में से 100 आ जाते हैं केमिस्ट्री में बेटा 12th बोर्ड में. पता है तुम्हें ये बात? 99 आते हैं, 98 आते हैं, क्योंकि उस बच्चे को, जो अमीना मैडम वाला बच्चा होता है, उसे पता होता है कि उसको कॉपी कैसे छापना है अपनी. जब भी उसके नंबर केमिस्ट्री में, तुम पूछ लो किसी से भी, रिकॉर्ड है डीएससी क्लासेस का कि केमिस्ट्री में 30-30, 40-40 बच्चों के 98, 97 12th बोर्ड जैसे पेपर में, जिसमें लोगों के 50 भी 100 में से आने में जान निकलती है, वो आते हैं. ये है उसका रीजन.
क्या कि बच्चों को पता होता है क्या लिखना है। तो ये इतना लंबा मैंने लेक्चर दिया है, और अब याद रखना कोई भी डेफिनेशन आएगी तो एग्जाम्पल आपको खुद लिखना है। अब जैसे एग्जाम्पल रट के जाओ, क्योंकि एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलेगा। पहली एग्जाम्पल देखो कितनी बढ़िया है, लिखो फर्स्ट कार्बन 614, सबको पता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे और ऊपर मास नंबर। राइट हैंड बॉटम में थोड़ा इधर लेफ्ट हैंड की साइड एटॉमिक नंबर, टॉप पे थोड़ा लेफ्ट हैंड के साइड मास नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 14 है, यानी कार्बन में प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन या मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 17 है, सही। तो प्रोटॉन कितने हैं 6, 17 में से 6 हटा दो तो कितने बच गए तुम्हारे पास, उतने न्यूट्रॉन है। समझ आ गई। अब आ जाओ दूसरी एग्जाम्पल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी मास नंबर 14 है बेटा, बट एटॉमिक नंबर 7 है। 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 14 माइनस 7 मास नंबर, और एटॉमिक नंबर को जब माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन 7 14 में हर चीज 7 है। लेकिन एग्जाम्पल एग्जाम में याद रखने के लिए अभी से याद करना पड़ेगी कि दो एटम, मैंने 2 एग्जाम्पल दी हैं, कार्बन 614, nitrogen 714. Are these two atoms of different element? Of course, both of them are totally different. One is carbon, the other one is nitrogen. What is the similarity in them? They have same mass number. What is the difference in them? They have different atomic number. They have different number of proton. They have different number of electrons, as well they have different number of neutrons also. Only they have same mass number. So please write down this example. Carbon 614 and nitrogen 714. Let us write the second example 2. Let us write the second example, that is 2. What is the second example? Argon 1840, calcium 2040. Argon नीचे कितना है 18 और ऊपर कितना है 40. कैल्शियम नीचे कितना है 20, ऊपर कितना है 40. क्या मतलब हुआ, दोनों में मास नंबर सेम है, दैट इज 40. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, सो दे कंसीडर एज आइसोबार. ओनली रिमेंबर 2 एग्जाम्पल्स. एग्जाम में तो एक एग्जाम्पल काफी है, बट ऐसी मैंने 2 दे दी. सो प्लीज आई होप दैट माई डियर चिल्ड्रन दे नाउ understood well the meaning of isobar. Done? Good. Let us take the next side heading, please, all of you. This you have done it, I know. Isotopes. ISOTOPES. Hurry up, write down the side heading fast. Isotopes. 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 Now, before we will write, we have to discuss together isotopes होते क्या हैं. ध्यान से सुनना. आइसोटॉप्स बेटा सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स से. आइसोबार ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं. अगर सेम के हैं तो मतलब एटॉमिक नंबर सबका अलग होएगा कि सेम होएगा, बिल्कुल सेम होगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट के हैं, तो कभी भूलोगे भी नहीं. एटॉमिक नंबर सेम होएगा. क्या चीज डिफरेंट होएगी, मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट. लेट अस I will tell you first, then you will write. Atoms of same element, ये सबसे खास बात है, having same atomic number but different mass number. So all of you start writing, my dear, for isotopes together. Atoms of same element, underline same element. Atoms of same element having same atomic number. Atoms of same element having same atomic number but different mass number. Atoms of same element having same atomic number but different mass number. इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलो, इन्हें कहा जाता है आइसोटॉप्स. बहुत हजारों एग्जाम्पल्स हैं, आपको 10th क्लास से आइसोटॉप्स के बारे में पता है. मैनलीफ का जो ड्रॉबैक था वो आइसोटॉप्स की वजह से ही था, जिसको सॉल्व किया था किसने, बोहर टेबल ने, मॉडर्न पीरियड टेबल जिसे कहते हैं. तो आइसोटॉप्स की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैंने 3 दी हैं आपको. आप मेरे साथ पहली एग्जांपल लिखेंगे कार्बन की. कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं बेटा, तीनों में एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा. एक का मास नंबर 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है, और 14 वाला रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखना.
तो प्लीज राइट डाउन द 3 एग्जांपल्स ऑफ द कार्बन आइसोटॉप्स, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? तीनों के तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग. और एक काम करो अपनी कॉपी में बेटा, जहां कार्बन 614 लिखा है ना वहां पर ब्रैकेट में लिख लो इट इज रेडियो एक्टिव. कार्बन 14 जो हमारा है वो हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कार्बन का. आई होप माई डियर चिल्ड्रन अंडरस्टूड. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल विच आई वॉन्ट टू गिव यू बेटा, इट इज क्लोरीन. क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना है? 17. और 2 आइसोटॉप्स है, एक का 35 है, एक में, एक का 37. तो सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, क्लोरीन नीचे 17 ऊपर 35, क्लोरीन 17 37, both of them having same atomic number that is 17 and mass number is different 35 37. तो क्लोरीन 17 35 17 37. done. Now the last example which I want to give you is a very good example, all of you know it well. H11 इसमें मैंने क्या लिखा है? 0 न्यूट्रॉन. मतलब ये मैं बताना चाह रही थी इस एग्जाम्पल में, सभी में है बट इसमें एक में करके बताया कि आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है. एटॉमिक नंबर सेम है यानी प्रोटॉन सेम होंगे आइसोटॉप्स के, करेक्ट. आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन भी तो सेम होंगे, फिर अलग क्या है आइसोटॉप्स में? आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं. तो आप देखो H11 में 0 न्यूट्रॉन है क्योंकि यू नो हाउ यू डिटेक्ट द न्यूट्रॉन बाय सब्सट्रैक्टिंग द मास नंबर विद द एटॉमिक नंबर. तो you know, all of you know the meaning of H11. What is the H11 given as? Protium. So you can write H11 के नीचे आप लिख लो प्रोटियम. ये है, I will write here protium. प्रोटियम ये इसका स्पेलिंग है, ठीक है. H11 with 0 न्यूट्रॉन इसका प्रोटियम है. आप देखो मैंने क्या लिखा है नीचे एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. IIT एडवांस में ये क्वेश्चन आया, तुम हैरत करोगे कि कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से घसीटे जा रहा है. और जेई में भी एक दफा आ चुका है कि जो बताए क्वेश्चन के तौर पे सुन लो पहले कि जो आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, IIT जेई का है 2012 का क्वेश्चन है शायद ये, या 13, ऐसा किसी साल, जरा कंफ्यूजन है 12 या 13 के. जो आइसोटॉप्स होते हैं वो आपस में डिफर करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में. ये नहीं था क्वेश्चन. क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन के सैंपल में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से आइसोटॉप्स की है. तो आप हैरत करोगे, देखो प्रोटियम कितना ज्यादा है? H11 99.985%. पूरा तो वही ले गया, सारा कुछ तो वही ले गया, 99.985%. तो अब जो तुमने लिखा है ना प्रोटियम H11, न्यूट्रॉन कितने लिखे? 0. नाम क्या लिखा? प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम. अब उसके वहीं पर लिखो ब्रैकेट में इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिखो, एक लाइन में लिखवा रही हूं. In the sample of hydrogen, percentage of protium is, in the sample of hydrogen, percentage of protium is 99.985. 99.985%. Percentage of protium is 99.985%. ठीक है. सेकेंड आइसोटॉप क्या है हाइड्रोजन का सैंपल का? ड्यूटीरियम. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द हाउ टू राइट ये ड्यूटीरियम, करेक्ट. दिस इज ड्यूटीरियम. ड्यूटीरियम का सिंबल क्या है? H नीचे 1 और ऊपर 2. H12 नीचे 1 ऊपर 2. आप बताओ 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितने न्यूट्रॉन बचे? 1. तो ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन है, तो H12 राइट ड्यूटीरियम, राइट 1 न्यूट्रॉन. नाउ व्हाट इज द परसेंटेज मैंने दी हुई है, देखो कितनी कम परसेंटेज है ड्यूटीरियम की, क्योंकि सारी कुछ परसेंटेज तो प्रोटियम लिया है. तो अब लिखो इट हैज 0.015% इन द सैंपल. इट हैज 0.05% इन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के सैंपल में 0.015% होता है कौन? प्रोटियम. कौन? प्रोटियम. समझ आ रही है बात? तो ये कितनी छोटी चीज है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है. सब एनसीईआरटी के मतलब बिटवीन द लाइंस की चीजें हैं ये. नेक्स्ट लास्ट जो आइसोटॉप है हाइड्रोजन का वो कौन है बेटा? H13. H13 को क्या पढ़ते हैं अपन? ट्रीटियम. ट्रीटियम.
कुछ लोग ट्राइटियम करते हैं, जैसे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन वो तुम्हारा है, आई एम नॉट द इंग्लिश टीचर। तो ट्रीटियम या ट्राइटियम वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन लाइक प्रोनाउंस इट, बट टी भी कुछ कहते हैं, जैसे ड्यूटेरियम को डी भी कहते हैं, कुछ कैपिटल डी, ट्रीटियम को टी भी कहते हैं, ये भी उसके सिंबल है। या फिर नॉर्मल H13, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन, इट इज ट्रीटियम। क्या लिखा है मैंने यहाँ? ट्रेसेस, मतलब बहुत ही कम। तो लिखो इट एग्जिस्ट इन ट्रेसेस, मतलब ट्रेसेस मतलब बहुत ही लेस अमाउंट। इट एग्जिस्ट इन ट्रेसेस एंड इट इज रेडियो एक्टिव, एंड इट इज रेडियो एक्टिव। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जल्दी से जो चीज छूटी है वो आप लिख लें फटाफट, ताकि अपन आगे बढ़ जाएं, ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। आई होप इट इज क्लियर टू माई डियर चिल्ड्रेन। मैं ज़रा सा बोर्ड मिटा दूं, फिर अपन एक चीज़ लिखवा रहे हैं यहाँ। बोर्ड मिटाते मिटाते मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आप लोग सुनते जाएं अच्छी तरह। ये जो आइसोटोप्स आपने पढ़ा है बेटा, है ना, ये जो आइसोटोप्स पढ़ा है अपन सब ने, इसमें एक स्पेशल बात ये बताई जा रही है कि आइसोटोप्स जो हैं उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। क्या? आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कोई आपसे पूछे कि भाई आपने रटा है या आपको समझ में आया है कि आपने क्यों कहा है ऐसा, मतलब आप क्यों कह रहे हैं कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम कह रहे हैं आप, भाई क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है उसका, क्यों सेम कह रहे हैं आप? तो ये भी बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन है इसका, समझ लो पहले। देखो, तुम समझते हो कि आइसोटोप्स जो हैं उनमें एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा वो गवर्न करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स में क्या चीज डिफरेंट है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केमिकल प्रॉपर्टी से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है, वो न्यूट्रल होते हैं और वो सिर्फ मास बढ़ाते हैं एटम का, लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लाइक करने वाली बात है, डायमंड वाली बात बिल्कुल है। ऐसे ही क्वेश्चन तो फंसते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं जो आप बैठे बैठे देख रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है। सो अगेन रिमेंबर वेल, अभी लिखवाऊंगी, लिखो कुछ नहीं। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। वाई? क्योंकि उनमें सिर्फ क्या चीज डिफरेंट होती है? न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स को केमिकल प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो एक स्टार लगेगा और एक लाइक भी लगना चाहिए यहाँ पर। जल्दी से वीडियो पे एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं करा है चैनल। राइट, आइसोटोप्स लिखा, आइसोटोप्स शो सेम केमिकल, केमिकल पे अंडरलाइन कर दो आप, बिहेवियर। ठीक है बेटा, ये लिख लो ऐसा। आइसोटोप्स शो सेम केमिकल बिहेवियर, स्टार लगा के लिखोगे। अब ब्रैकेट खोलो, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are equal to number of protons। फिर से मैं लिखवा रही हूं, बोल रही हूं, मतलब आइसोटोप्स शो केमिकल सेम केमिकल बिहेवियर, सेम पे अंडरलाइन होगा, सेम केमिकल बिहेवियर। अब ब्रैकेट खोल के क्या लिख रहे हैं अपन? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आखिरी लाइन अपन अंडरलाइन कर रहे हैं, अलग पेन से लिख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं आखिरी लाइन अपन? न्यूट्रॉन्स हैव नो इफेक्ट, यहां लिख देती हूं मैं ऐसे करके, 1 मिनट। न्यूट्रॉन्स हैव नो इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। आता सबको बहुत कुछ है, लेकिन दिमाग चलाना जब पड़ता है, जब अपन वो चीज पढ़े हुए होते हैं एक दफा, तो अपना दिमाग बढ़िया चलने लगता है उस चीज में। सो ये आपका आइसोटोप्स हो गए। ठीक है बेटा, तो ये वाली स्पेशल लाइन जल्दी से लिख लो, जिसके बचा हुआ है वो फटाफट पूरा कर लेगा ताकि कंफ्यूज नहीं हो। एक चीज एनसीईआरटी में नहीं है,
वो मैं देना चाह रही हूँ क्योंकि वो इसके साथ है, वो आगे जाके है एनसीईआरटी में, अभी नहीं है। लेकिन अभी जब अपन ने आइसोबार पढ़ लिए, न्यूक्लियॉन्स पढ़ लिए, आइसोटॉप्स पढ़ लिए, तो अभी ही पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपन अब नेक्स्ट एक साइड हेडिंग लिख रहे हैं बेटा, अपन सब साथ लिख रहे हैं। वो साइड हेडिंग होगी आपकी आइसोटोन्स। आइसोटोन्स अपन ने मतलब वन वर्ड आंसर के लिए क्या पढ़ा, न्यूक्लियॉन्स पढ़े, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आइसोटॉप्स पढ़े, वो डेफिनेशन एक लाइन दे देगा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर नॉन एज वन वर्ड आंसर आइसोटॉप्स। ऐसे ही आइसोबार की डेफिनेशन दे देगा। ऐसे ही हमारा आइसोटोन्स आ सकता है। तो आइसोटोन्स की अब मैं डेफिनेशन लिखूंगी। ध्यान रखना आइसोटोन्स में, जैसे आइसोबार में आपने लिखा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लिखा था कि नहीं, ऐसे यहाँ भी बेटा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन उसमें क्या चीज सिमिलर है, न्यूट्रॉन्स। क्या सिमिलर है, न्यूट्रॉन्स। पक्का, जैसे सब में अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, वहां पर न्यूट्रॉन्स अलग थे आइसोटॉप्स में, लेकिन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट थे। यहाँ पर आइसोबार से क्या ले रहा है, ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन सेम है। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन टुगेदर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having only one thing is similar, same number of neutrons, and underline two things you have to underline here. एक तो आपको underline करना है different elements and same number of neutron you have to underline, okay? And then we will be giving you the examples. So for example I am giving you, suppose if you want to take one example you can take this one example। लिखो कार्बन 613 नाइट्रोजन 714 करके देखो। कार्बन 613 और नाइट्रोजन, पहली बात तो समझ आ रही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो यकीनन एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है। अब देखो यहाँ 13 माइनस 6 कितने आ रहे हैं बताओ, 7 न्यूट्रॉन आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ गए। 14 माइनस 7 कितने आ रहे हैं, 7 न्यूट्रॉन। सो दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोन्स। तो हर डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जाम्पल बच्चों को किसी भी हालत में याद करना है, वरना उसका जो पढ़ाई है वो पक्का इनकम्प्लीट पढ़ाई मांगूंगी मैं, बगैर एग्जाम्पल के नंबर मिलेंगे ही नहीं, तो मैं पक्का अभी से बता रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये हो गया आपका। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है वो, लेकिन अपन करेंगे साथ, ठीक है। हैव यू फिनिश दिस? लेट अस राइट फ्यू क्वेश्चन। और अगर आगे देखो, जैसे ही अपन बढ़ते जाएंगे ना चैप्टर में आगे, अपन के क्वेश्चन भी थोड़े बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत इस चैप्टर में। किसी भी चीज से फोबिया नहीं होना है। फोबिया होने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई से घबरा गए, नहीं घबराना है। हर चीज ये सोचो कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, मैं प्रोटॉन्स के लिए P लिख रही हूँ शॉर्ट में, न्यूट्रॉन्स के लिए N और इलेक्ट्रॉन्स के लिए E नेगेटिव, ठीक है। P के लिए पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट, या खाली P भी चलेगा, E भी चलेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन Br 35 80। 1 मिनट दे रही हूँ, कमेंट्स में जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे सब लोग। 1 मिनट दे रही हूँ, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के मुझे आंसर चाहिए बहुत जल्दी, बगैर टाइम वेस्ट करे। मुझे लग रहा है कि आप लोग का दिमाग चल रहा है और आपके आंसर भी आना शुरू हो गए हैं और वो सही भी हैं। तो आपके आंसर हैं, यकीनन ये एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन कितने हुए 35, बिल्कुल सही कहा आपने, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो भी 35, वेरी गुड। और न्यूट्रॉन कितने कहे आपने, 80 माइनस 35, तो यह आ जाएगा आपका 45, करेक्ट। हो गया। 80 माइनस 35 कितने होंगे, सही है ना, हाँ, ओके। सो इट इज अ करेक्ट आंसर। यू आर गेटिंग very simple question, you should have done it in 9th also. Let us write the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। कैलकुलेट, इसके लिए भी तैयार हो जाओ, आप ही इसका आंसर बताओगे, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन इन द नहीं कैलकुलेट नहीं है, सॉरी प्लीज कट इट, गलती हो गई जरा सी, ये ऐसे शुरू होगा, ये यहाँ शुरू हो रहा है ये, सॉरी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन द स्पीशी, कोई सी भी स्पीशी है, कोई सा भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन द स्पीशी आर, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन 16 है। असाइन द सिंबल, उसका सिंबल मांग रहा है। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू कैन डू इट। हरिए, एक स्पीशी है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दे दिए उसने। इलेक्ट्रॉन 18 हैं, प्रोटॉन 16 हैं और न्यूट्रॉन 16 हैं, और वो कह रहा है कि हमें सिंबल बताओ, इस स्पीशी का सिंबल मांग रहा है। असाइन द सिंबल ऑफ दैट स्पीशी, दिस दे आर आस्किंग दिस, कि हमें सिंबल बता दो आप क्या है। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट, हरी अप, राइट द आंसर। व्हाट द एटॉमिक नंबर 16 इज फॉर विच एलिमेंट? बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to, एक बच्चे ने मुझसे 11 के पूछा भी है कि मैडम कहाँ तक याद करा, मैंने कहा था 30 तक कर लो, अभी 30 तक नहीं हो रहा तो 20 तक तो कर ही लो जो 9 के थे। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका है? सल्फर। तो बिल्कुल सही है कि ये आंसर में सल्फर तो समझ में आ गया, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, बहुत अच्छी बात। तो प्रोटॉन 16 होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 18 कह दिए, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन ही देता है, तो एटॉमिक नंबर 16 ही है। लेकिन उस सल्फर ने 16 का मतलब क्या? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, 16 हो गए। उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने ले लिए। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो -2 चार्ज। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। तो इसमें सल्फर होएगा, लेकिन सल्फर कौन सा? -2 वाला, क्योंकि सल्फर के प्रोटॉन 16 है, समझ में आ रहा है। ये सल्फर प्रोटॉन 16 हो गए, और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है, मास नंबर वो 32 होता है। 32 को 16 से माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन भी 16 आ रहा है, सही है, न्यूट्रॉन 16 है, प्रोटॉन 16, लेकिन इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज करा है उसने तुम्हें। उसने इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज करके देखा कि बच्चा समझ पाएगा कि नहीं, या बच्चा गलती करेगा और इलेक्ट्रॉन 18 देखे तो करेगा आर्गन। नो, ऑलवेज द एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, या जो एलिमेंट पता चलेगा वो प्रोटॉन से पता चलेगा बेटा। तो प्रोटॉन 16 है यानी सल्फर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 है यानी सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। क्योंकि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए तो ऊपर कौन सी चार्ज आ रही है? -2, यानी वो एनायन बन गया। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्लियर? तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगी तुम्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको एक दे रही हूँ, वो किताब में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं अपने आप दे रही हूँ उस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो बताएगा बच्चा, मतलब वो और समझदार होगा। तो लेट अस राइट द थर्ड क्वेश्चन। राइट, कैलकुलेट, यहां सही है, कैलकुलेट ही है। कैलकुलेट द नंबर, एनो कर दी मैंने नंबर के लिए, ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन अमोनियम आयन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो। मतलब दिमाग चलाना है, खाली तुम्हें सरल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें अभी से बता दूं, 11th में, 12th और 11th में नाम बच्चे को पता भी नहीं होता कि IIT हैं कितने इंडिया में। बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कितने बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया में कितने हैं मेडिकल के। लेकिन जैसे ही वो आता है, वो मैं IIT करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। कुछ नहीं बनेगा इंसान जब तक कि खुद और खुद मेहनत नहीं करेगा और इसको दिमाग को चलाएगा। और मेरे बच्चे चलाएंगे 100%। नाउ पहली बात, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ। किसके अंदर बताओ भाई, कहाँ बताएं? अमोनियम आयन में बताओ। अब सबसे पहली बात, बच्चे का 9th स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि 10th में तो कभी अमोनियम पढ़ा ही नहीं अपन ने। 10th का कोर्स तो इतना स्पेशल कोर्स CBSE ने बनाया है कि हैरत होती है कि क्या कोर्स, बच्चों वाला कोर्स है 10th का। और बच्चा 11th में अब्बा वाला कोर्स पढ़ता है, और 10th में यूं पढ़ता है तो 11th में यूं पढ़ता है। इसीलिए 11th में आके बच्चा घबरा जाता है।
इसीलिए प्रोटॉन कांस्टेंट की जाती है कि 11 शुरू से साथ साथ पढ़ो, ठीक है। और 11 में 10 में अच्छे नंबर ला के अपने आप को कुछ समझो नहीं, किसी के भी आ जाते हैं 10 में अच्छे नंबर, लेकिन 11th में अपने आप को स्टेबल रखना वो सबसे बड़ा काम है। तो अब जैसे इतना लंबा लेक्चर इसलिए दिया है कि अमोनियम आता है, अगर आता है तो ज़रा लिख के तो बताओ कमेंट में कि अमोनियम होता क्या है, क्योंकि 9th की बुक में तो है, 9th की बुक में अमोनियम का फॉर्मूला लिखा है, जैसे सल्फेट SO4-2 होता है, ऐसे ही अमोनियम होता है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने लिखा है और यकीनन लिखेंगे बच्चे। इसका सिंबल है NH4 पॉजिटिव। और जिसको नहीं आता कोई टेंशन नहीं लो, नहीं आता अब आ जाओ, नहीं आते से हमें फर्क नहीं है, हम जब पढ़ा रहे हैं जब आना चाहिए चीज़, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आ रहा। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 पॉजिटिव। क्या फॉर्मूला है अमोनिया का? अमोनिया NH3 होता है, बट अमोनियम NH4 पॉजिटिव। इसके अंदर वो हमसे कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी खाली एक एलिमेंट नहीं, पूरे इकट्ठा एक स्पीशी दे दी और उसके अंदर मांग रहा है हमसे। चलो करते हैं 7, ये वाला 7 करते हैं, जिसको आता है वो लिख दो कमेंट में, लेकिन मैं वैसे 7 करवा रही हूँ। ये प्रोटॉन लेते हैं पहले, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी 7 प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन है कितने हाइड्रोजन आपके पास? 4। तो 4 और 7, 7 and 4 11। तो प्रोटॉन कितने हो गए आपके पास? 11। इफ एनीबडी हैविंग डाउट यू कैन आस्क कि मैडम हमें समझ नहीं आया, मैं लेकिन फिर से समझा देती हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर याद करना ही है, उसके बाद तो कुछ चारा ही नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का 1 है। नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन हो गए, हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 4। 4 और 7 11। तो टोटल आपके पास कितने प्रोटॉन हो गए? 11 प्रोटॉन आपके पास हो गए। चलिए अब अपन आते हैं काय पे? इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाओ, ठीक है। अब ध्यान से समझो, बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि मैडम हमें बहुत टफ लग रहा है। मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। जितने भी प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है, अगर एक भी पॉजिटिव चार्ज लगी है, एक पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 1 नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। 2 नेगेटिव जैसे अभी S-2 में देखा था, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पूरे अमोनियम पे कितनी पॉजिटिव चार्ज लगी है? 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास? 11। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने होंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि मेरे बच्चे समझदार हैं और समझ गए होंगे जो मैंने समझाया। अब आ जाइए आप न्यूट्रॉन्स पे। देखो हाइड्रोजन तो प्रोटियम ही होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन प्रोटियम ही होता है। चारों हाइड्रोजन तो न्यूट्रॉन कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, क्योंकि H11 में तो न्यूट्रॉन 0 होता है, तो नॉर्मल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन को हटा दो, बचा कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। 14 में से 7 माइनस कर दो, कितने हो गए? 7। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 7 है। बढ़िया क्वेश्चन के नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो उसको। और अगर डाउट है तो कमेंट्स में डालना, ये बाद में पूछना। बहुत से बच्चे बाद में लगातार डाउट्स पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपको भाई कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पूछिए डाउट, बगैर किसी भी मतलब टेंशन लिए कि नहीं हम नहीं कैसे पूछे, हम शर्मा रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मुझे लग रहा है अपन यहीं तक ले रहे हैं, क्योंकि ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल का आप लिखेंगे, लेकिन अपन हेडिंग डाल दो तुम लोग अभी से हेडिंग डाल दो अगले क्लास की, लेकिन हेडिंग अभी डाल दो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब मतलब मजे की बात क्या लगती है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ाया, 50 मिनट 1 घंटा 1.25 घंटा टीचर चिल्ला रहा है, पढ़ा रहा है, चीख रहा है, पढ़ा रहा है, ये सब रदरफोर्ड ने ही काम करे हैं भाई। जब उसने प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपना मॉडल दिया तो ये सब चीज़ें बताई। इतने पूरे 2 घंटे से मैं रदरफोर्ड की तारीफें कर रही हूँ, अब मैं ड्रॉबैक करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि है ही ये साइंस इसे ही कहते हैं। एक चीज़ आज निकली, कल उसकी कुछ बुराई हो गई। अब जैसे कोरोना की लेख के देखो, मतलब बड़ी स्पेशल बात, कोरोना एक वायरस है, मैंने खुद वीडियोस बनाई है, मेरी DSC क्लासेस से गई हैं वीडियो के कोरोना वायरस है। अभी एक लेटेस्ट जो डिस्कवरी हो रही है, अभी पक्का नहीं पता लेकिन हो रही है बिल्कुल, बहुत डॉक्टर्स कह रहे हैं इटली के अंदर कि कोरोना इज बैक्टीरिया। कोरोना एक बैक्टीरिया है जो अपनी बॉडी में जाके कोगुलेशन ऑफ ब्लड कर रहा है, जिसकी वजह से डेथ होती है। उसका कोई भी लेना देना वायरस से नहीं है। आई एम नॉट डॉक्टर, मुझे नहीं पता क्या है वो, बट ये पूरी आ रही है, कितने सारे पेपर में हर जगह आ रही है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो मतलब क्या हो सकता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो अब आप क्या कहोगे, जिसने वायरस कहा था उसको गलत कहोगे, उसी ने तो वो तो बेचारा डेथ भी हो गई जिसने बताया था इसके बारे में। लेकिन वही है, साइंस इसे ही कहते हैं, आँख खोलो और समझो डिस्कवरीज। ये गलत था, इसमें गलत कोई चीज़ नहीं होती, कमी है तो दूसरा आया, उसमें कमी है तो और कुछ आया। तो ये अपन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसी तरह से मज़े ले लेके अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अपनी जर्नी ऐसी जाएगी, लेकिन अगली क्लास में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी होंगे,
पुराना पूरा पढ़ के आना। क्या क्या पढ़ के आना है मैं बता रही हूँ, जिससे न्यूमेरिकल फटाफट होने वाले हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था तुम्हें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये जरा सा पढ़ के आ जाना। एक मोल में अवोगाड्रो नंबर होते हैं, थोड़ा सा ये देखना, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के करवाएंगे। अगली क्लास में ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक नहीं करा हो, बेवकूफ़ी करिए तो सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें आप चैनल को, ताकि आपको पूरी वीडियोस मिलती जाएं। और बहुत बहुत बच्चों से, अपने स्कूल्स में, अपने फ्रेंड्स से, अपने आगे, अपने मतलब जहाँ भी जिनसे आपका इंटरेक्शन रहता है, आपके पहचान के हैं, सबको बताएं कि इतनी बढ़िया केमिस्ट्री उनको मिलना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ें और आपको भी ऊपर वाला आगे बढ़ाए एजुकेशन में। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम DSE क्लासेस, फ्रॉम डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री। बाय बाय माय डियर।